ठीक है। सो वी डिस्कस्ड कि वेबसाइट कितने टाइप की होती है, ठीक है जी। वेब एप्लीकेशंस क्या हैं, ब्लॉग्स क्या हैं, फॉरम्स क्या हैं, ठीक है जी, राइट। हमने समझा कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को कैसे समझना है, उसके बाद हमने डिसाइड करना है कि हम क्या बनाना चाहते हैं, ठीक है। आज हम बात करेंगे इसके टेक्निकल पार्ट के बारे में। और टेक्निकल पार्ट मतलब हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट। वेबसाइट बनेगी कैसे? अब हमने बात तो कर ली कि ज़रूरी है, इसका ये काम है, इसका वो काम है, बट ये बनेगी कैसे, ठीक है जी, राइट। वो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास रहेगा, ठीक है, राइट, ओके। सो वेबसाइट को बनाने के दो तरीके हैं। एक हम लोग कहते हैं थ्रू कोडिंग और एक हम कहते हैं नो कोड, ठीक है जी। पहले मैं बता दूं, नो कोड जैसी कोई चीज़ नहीं है। बिना कोडिंग के वेबसाइट नहीं बन सकती। नो कोड का यहाँ पे मतलब है कि आपको कोडिंग नहीं करनी। आपको जो सॉफ्टवेयर सिखाएंगे, अपने सॉफ्टवेयर को बस बताना है आपको क्या चाहिए, सॉफ्टवेयर अपने आप कोडिंग कर देगा। तो पहले तो अपने दिमाग में एक चीज ये क्लियर करनी है कि बिना कोडिंग के वेबसाइट नहीं बन सकती, बन ही नहीं सकती, ठीक है जी। हाँ, हम जो नो कोड कहते हैं मतलब बने बनाए सॉफ्टवेयर, इनको पहले से हम ट्रेन कर देते हैं कि हमें इस तरह की चीजें चाहिए, ये चीज मुझे यहाँ पे चाहिए, ये चीज यहाँ पे चाहिए, वो अपने आप बना देते हैं, बट उनको भी कोडिंग करनी पड़ेगी। और इट इज लाइक कि मुझे कोडिंग नहीं करनी पड़ी, किसी और को कोडिंग करनी पड़ी। अरे ये बात समझ में क्लियर हो गया, ठीक है जी। अब तो आज हम सबसे पहले कोडिंग की बात करेंगे, क्योंकि कल को अगर जाके आपको वेबसाइट की एसईओ करनी है, कुछ भी करना है, तो आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है वेबसाइट। तो वेबसाइट के दो पार्ट है, एक पार्ट है डिजाइनिंग, एक पार्ट है डेवलपमेंट। डिजाइनिंग का मतलब जो आप इंटरफेस देखते हो, डेवलपमेंट का मतलब जो आप उस इंटरफेस पे काम करते हो। तो डिजाइन होना और डेवलप होना दो अलग चीजें हैं, ठीक है जी, राइट। सो मैंने लेट्स सपोज अमेज़न के ऊपर डिजाइनिंग कर दी, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे गए, हमने अमेज़न डॉट, तो ये डिजाइन है कि डिजाइन बना हुआ है, कौन सी चीज कहाँ पे है। बट लेट्स सपोज ये बॉक्स है, अगर इस बॉक्स में मैं कुछ सर्च ही ना कर पाऊँ, ये बॉक्स का होना इज डिजाइनिंग कि ये बॉक्स यहाँ आएगा। बट अगर इस बॉक्स में मैं कुछ टाइप करूँ और मैं कुछ सर्च ही ना कर पाऊँ, तो इस बॉक्स का कोई फायदा है? दैट इज अ डेवलपमेंट, अब ये काम कर रहा है। अरे बात समझ में? तो अगर मैं कहता हूं कि मैंने बॉक्स डिजाइन कर दिया, ठीक है, डिजाइन कर दिया, बट अब मैंने क्या कोई फार्मूला लगाया पीछे कि लेट्स सपोज अगर मैं कुछ टाइप करूं तो कंप्यूटर मुझे सर्च करके दे, तो दिस इज डेवलपमेंट। ये क्या है? डेवलपमेंट। पीछे कोई ना कोई प्रोग्रामिंग चल रही है। अब लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे जाके बोलूं कि मुझे ये ब्रांड का प्रोडक्ट चाहिए, ये ब्रांड का प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है जी, तो वो फिल्टर लगाएगा। ये डेवलपमेंट है, यानी पीछे कुछ काम चल रहा है। समझ में आ गई बात? तो चीज को देखना और उसका काम करना दो अलग अलग चीजें, ठीक है जी, राइट। तो अगर आप वेबसाइट पे जाते हो तो आपको दो तरह की कोडिंग सीखनी पड़ती है, एक कौन सी? डिजाइनिंग, और एक कौन सी? डेवलपमेंट, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, कौन सी लैंग्वेज की? डिजाइनिंग लैंग्वेज, ठीक है जी। तो डिजाइनिंग में कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं? शुरुआत यहां से होगी। लेट्स सपोज आप लोग कोडिंग सीखने गए हो, फॉर एग्जांपल आपको वेबसाइट बनानी है क्लाइंट के लिए अच्छी सी, ठीक है जी, राइट। तो आप कोडिंग सीखने गए हो, तो सबसे पहली लैंग्वेज जो आपको सिखाई जाएगी वो कौन सी सिखाई जाएगी? HTML। कौन सी सिखाई जाएगी? HTML। सो HTML लैंग्वेज जो होती है उसके अंदर वेबसाइट का ढांचा बनता है कि इमेज कैसे आएगी, हेडिंग कैसे आएंगे, पैराग्राफ्स कैसे आएंगे, पॉइंट्स कैसे आनी है, इमेजेस कैसे लगानी है, ये सब कौन बताता है? HTML। HTML के बिना वेबसाइट नहीं स्टार्ट हो सकती, ये मान के चलो, ठीक है जी। तो कोई भी वेबसाइट बनेगी तो सबसे पहले किस लैंग्वेज में बनेगी? HTML। आप देख सकते हो, मैं आपको प्रूव करता हूँ। जैसे वेबसाइट है, मैं किसी एक खाली एरिया में चलता हूँ, खाली एरिया में राइट क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन आती है व्यू पेज सोर्स। आप किसी भी वेबसाइट में देख सकते हो, खाली पेज पे जाके व्यू पेज सोर्स, सारी डिजाइनिंग की कोडिंग आपको दिख जाएगी। ये कोडिंग है जिसके वेबसाइट बनी है, मैंने कल बताया था ना, डाउनलोड हो रही थी, ठीक है जी, राइट। तो देखो यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज लिखी हुई है? अरे बात समझ में? सो अगर हमें वेबसाइट का ढांचा बनाना है, ठीक है जी, राइट, तो सबसे पहले हमें कौन सी लैंग्वेज चाहिए होगी? HTML। HTML के अंदर वेबसाइट बनेगी नहीं बिना, तो पहले ढांचा बनना है। क्या बनना है? जैसे घर बनाना है तो ईंट पत्थर सीमेंट लेके आके चीजें बना देनी है, दैट इज एन HTML, ठीक है जी, राइट।
बट अब अगर हम लोग कहें कि हमने जो ईंट खड़ी कर दी है, दीवारें खड़ी कर दी है, उसके बाद हम घर रहने चले जाएं, तो ऐसा नहीं होगा। हम उसे घर रहने जैसा बनाएंगे कि दिखने में अच्छा लगे, पेंट लगाएंगे, इंटीरियर करेंगे, ठीक है जी, राइट। सो अगर मैं सिंपल वेबसाइट एक ढांचा बना दूंगा तो कोई नहीं देखेगा। अब मुझे उसे कलरफुल करना है, मुझे उसके अंदर प्रॉपर मार्जिन्स लगाने हैं, हर चीज को जहां पे होना चाहिए वहां पे लेके जाना है, तो फिर HTML के साथ सेकंड लैंग्वेज इंक्लूड की जाती है, CSS। कौन सी लैंग्वेज है? कास्केडिंग स्टाइल शीट। So HTML stands for Hypertext Markup Language, CSS stands for Cascading Style Sheet। ठीक है जी, राइट। तो जब आप डिजाइनिंग करोगे तो पहली लैंग्वेज आपको कौन सी सीखनी पड़ती है? HTML। HTML बड़ी लैंग्वेज नहीं है, आप एक ही दिन में बैठ के 2-3 घंटे में सीख सकते हो, बहुत सिंपल लैंग्वेज है, ठीक है जी, राइट। फिर HTML के साथ हमें क्या अटैच करना पड़ेगा? CSS। क्यों अटैच करना है? अगर हमें वेबसाइट को क्या बनाना है? ब्यूटीफाई करना है, फॉर्मेटिंग करनी है, तो कास्केडिंग स्टाइल। अरे बात समझ। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। चलिए, सो मैं यहाँ पे एक आपको दिखाने लगा हूँ। ध्यान से देखो, ये आपकी HTML है, ठीक है। अब अगर मैं इस पेज को खोलूंगा, किसी ने कोड किया है, तो ये वेबसाइट इस तरह से दिख रही है। आ रही है इमेजेस, टेक्स्ट वगैरह, आ रही बात समझ, बट देखने में अच्छी नहीं ना लग रही है, ठीक है। अब थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा कि मैंने कोड कट किया था, वो कोड किसका था? CSS, ठीक है जी। जो यहाँ पे इस फोल्डर में ये लिखा हुआ है, कौन सी चीज कहाँ पे आएगी, क्या मार्जिन होगा, क्या पैडिंग होगा, क्या फॉन्ट होगा, आ रही है ना चीजें यहाँ पे, ठीक है जी। अब मैं अगर इसी पेज को मैं दोबारा ओपन करूँ, इसी पेज को दोबारा ओपन करूँ, हरी बात समझ, क्लियर हो गया? सो वेबसाइट का ढांचा कौन बनाता है? HTML। उसके बिना वेबसाइट नहीं बन सकती, ठीक है जी। फिर उसे ब्यूटीफाई कौन करता है? CSS, ठीक है जी, राइट। तो ये दो लैंग्वेजेस कंपलसरी हैं किसके अंदर? वेबसाइट डिजाइन करते वक्त आपको ये दो लैंग्वेजेस आनी चाहिए, ठीक है जी, राइट। आपने नहीं सीखनी, बट जो भी प्रोग्रामिंग वेबसाइट बनेगी इन्हीं में बननी है, ठीक है। तीसरी इसके साथ लैंग्वेज कौन सी यूज होती है? जावास्क्रिप्ट। इसका काम होता है वेबसाइट को डायनामिक बनाना। जैसे आप हल्का फुल्का एनिमेशन देखते हो, आप पॉपअप्स देखते हो आते हैं वेबसाइट के अंदर, आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हो, वहां पे लिखा जाता है रिक्वायर्ड फील्ड, या लिखा जाता है पासवर्ड लो वीक, फटाफट कैलकुलेट हो जाता है, यूजर आईडी नॉट अवेलेबल, ठीक है जी, राइट। ऐसे सारे काम जो है वो क्या करते हैं? जावास्क्रिप्ट। जो हल्का फुल्का डायनामिक पार्ट होता है वेबसाइट, हल्का फुल्का पॉपअप्स आने, ठीक है जी, राइट। जैसे ये यहाँ पे अगर हम अमेजन पे जाएंगे, ठीक है, तो जब हमने amazon.in टाइप किया, ठीक है जी, तो ये जो पीछे बैनर लगा हुआ है, स्लाइडर लगा हुआ है, इसका कोड जावास्क्रिप्ट में लिखा गया एनिमेशन। अभी बात समझ, क्लियर हो गया? तो इस काम के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज होती है? जावास्क्रिप्ट। तो मिनिमम ये 3 लैंग्वेज चाहिए, इसके ऊपर भी बहुत सारी लैंग्वेजेस है डिजाइनिंग में, जितना चीजें चाहिए उतनी ऐड होती रहेगी, बट मिनिमम ये 3 लैंग्वेजेस मिलके आपकी वेबसाइट की क्या बनाती है? डिजाइन। क्लियर होगी बात? तो ये स्टैटिक वेबसाइट बना देंगे, क्या बना देंगे? अब इसको अगर आपको डायनेमिक बनाना है, इसमें कोई काम हो, तो आपको क्या करना है? डेवलपमेंट। यानी इन 3 लैंग्वेजेस को हम फ्रंट एंड लैंग्वेजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रंट एंड मतलब जो यूजर देखता है, बट इससे जो काम करवाना है बैक एंड में पीछे, ठीक है, जब कोई टाइप करेगा कुछ, तो उसके लिए फिर लैंग्वेजेस आती है मार्केट में अलग अलग। जैसे आती है ASP.NET, पाइथन, JSP सर्वलेट, रूबी, ठीक है जी, राइट। तो ये अलग अलग लैंग्वेजेस हैं,
जो आपको सीखनी पड़ती हैं। इनमें से एक ही लैंग्वेज आपको सीखनी है, सारी नहीं सीखनी। डिजाइनिंग में ये तीनों सीखनी है, डेवलपमेंट में ये 4 अलग अलग कंपनी की लैंग्वेजेस है, इनमें से कोई एक कंपनी की आप सीख के इनके साथ आप अटैच कर दोगे तो आप बोलोगे कि मेरी पूरी वेबसाइट बन गई। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? ठीक है जी, राइट। सो कोडिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? कोडिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, क्योंकि मैंने पहले बोला कि कोडिंग के थ्रू ही सब कुछ बनना है, तो कोडिंग का सब कुछ बड़ा एडवांटेज क्या है कि एनीथिंग दैट यू कैन इमेजिन यू कैन क्रिएट। अगर आपको कोड बनाना आता है, मुझे पता है मुझे ये चीज चाहिए, आपका बड़ा प्रीमियम सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट है, मुझे ये अलग से फीचर चाहिए जो आज तक किसी ने नहीं दिया, आप बना सकते हो इसके अंदर कोडिंग के। और ये बात समझ में? सो कोडिंग में कोई लिमिट नहीं, जितना टेक्नोलॉजी अचीव कर सकती है वहां तक आप जा सकते हो। दैट इज द बेनिफिट ऑफ कोडिंग। और ये बात समझ में क्लियर है? डिसएडवांटेज क्या है? पहला, टेक्निकल बैकग्राउंड चाहिए, उस फील्ड में क्या चाहिए? बैकग्राउंड चाहिए। तो चाहे आप डिग्री करो, चाहे आप 6 महीने का कोर्स करो, पहले आपको वो सारा सीखना पड़ेगा। दैट इज द टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है जी, राइट। क्योंकि फिर उसके अंदर आपका जो माइंड है वो क्रिटिकल थिंकिंग वाला होना चाहिए। कोर्स तो कोई भी कर लेगा, आज दुनिया में बाहर जाऊं, किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाऊं, पैसे दूं, एडमिशन लूं, मैं कोई भी कोर्स कर सकता हूं। बट कोर्स करने का मतलब ये नहीं है कि आपको वो चीज आ जाएगी। अब ये बात समझ में? ठीक है जी, राइट। अब एक डॉक्टर के बैच में बहुत सारे डॉक्टर जाते हैं, लेकिन सारे डॉक्टर बन के नहीं निकल पाते, सारे वकील बन के नहीं निकल पाते। तो उनको उतना माइंड चाहिए, उतना एक्यूमेंट चाहिए उन चीज़ों का। ठीक है, सो एक तो क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए, टेक्निकल बैकग्राउंड चाहिए बहुत ज़्यादा। ठीक है जी, राइट। दूसरा, कोडिंग मेक्स योर वेबसाइट टाइम कंज्यूमिंग। टाइम कंज्यूमिंग व्हेन आई से इट टेक्स टाइम टू क्रिएट समथिंग, टू टाइम। अगर आज मुझे कोई कहता है कोडिंग में एक सिंपल वेबसाइट बनाओ या कोई थोड़ा सा डायनेमिक वेबसाइट बना लो, मुझे कम से कम 3 से 4 महीने लगेंगे। अरे बात समझ में? और 3 या 4 या 5 लोगों की हो सकता है टीम भी लगे। एक को फ्रंट एंड की कोडिंग आती है, एक को बैक एंड की आती है, एक को कुछ और आता है, ऐसे मैंने कहा और भी बड़ी चीजें होती हैं। ठीक है जी, एक ही बंदा सारी चीज नहीं कर पाएगा। वो बहुत ही यूनिक होता है कि 1000 के पीछे एक बंदा निकलता है जो सब कुछ कर सकता है। तो इवन जो लोग कोडिंग भी सीखते हैं, वो सीखते डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट है, लेकिन उसके बाद वो डिसाइड करते हैं वो किस में अच्छे में उस जॉब में जाऊंगा, मैं फ्रंट एंड जॉब में जाऊंगा या बैक एंड जॉब। तो हर चीज आप नहीं, जैसे ही आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहे हो तो आप वेबसाइट भी सीख रहे हो, कैनवा भी सीखा, आगे एसईओ भी सीखनी है, गूगल एड्स भी सीखनी है, सोशल मीडिया भी सीखना है, लेकिन आप इन सब में जॉब नहीं कर पाओगे। आपको पता चलेगा कि यार मेरे लिए कौन सा ठीक है इसमें से। समझ में आई बात? तो एक ही बंदा सारी चीजें नहीं कर पाता। ठीक है, तो टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम ज्यादा लेता है। टाइम कंज्यूमिंग है तो उससे क्या हो गया, वेबसाइट का लोग भी ज्यादा लग रहे हैं तो क्या इंक्रीज होगा, बजट भी इंक्रीज होगा। ठीक है जी, अब मैं आपको एक वेबसाइट बनाने के लिए दे रहा हूँ, तुम्हारी 4 लोगों की टीम लग रही है, तुम लोग मुझसे 4 महीने ले रहे हो, तो अपने आप 1.5-2 लाख तक तो तुम वैसे ले जाओगे वेबसाइट को। आपने बिल्डिंग का रेंट भी देना है, एम्प्लॉयज की सैलरी भी देनी है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी देना है, सब कुछ करना है। ठीक है जी, राइट। तो थोड़ी एक्सपेंसिव भी हो गई, तो बजट फ्रेंडली भी नहीं होती। ठीक है जी, राइट। बजट 2 तरीके से मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, एक बजट किसका, क्रिएट करने का, एंड दूसरा बजट मेंटेन करने का भी तो चाहिए। वेबसाइट किस लिए बना रहे हो, क्योंकि चलानी है। अब वेबसाइट आज बन गई, ठीक है जी, अब तुमने चलानी शुरू कर दी, अब तुमने उसमें रेगुलर चेंजेस करने हैं, दिवाली आई, रखड़ी आई, कोई कूपन लगाना है, कोई कुछ करना है, रेगुलर चेंज होने हैं ना, कुछ नया अपडेट आ गया, तो इसके लिए पर्सन भी कौन रखना पड़ेगा, जिसकी कोडिंग बैकग्राउंड है। तो क्या कोडिंग बैकग्राउंड वाला बंदा तुमसे 2000-5000 रुपये महीने की सैलरी लेगा, 40,000-50,000 लेगा? समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? ठीक है जी, राइट। सो ये एक चीज आपको समझनी है। ठीक है जी, राइट। तो कोडिंग में कर तो कुछ भी सकते हैं, लेकिन कोडिंग के डिसएडवांटेजेस भी हो जाते हैं एक स्मॉल टू मीडियम बिजनेसमैन के लिए। इसका मतलब ये थोड़ा ना कि स्मॉल टू मीडियम बिजनेसमैन काम ही नहीं करेगा ऑनलाइन, तो उसके लिए भी तो हमें सोल्यूशन चाहिए। क्लियर है? ठीक है जी, तो फिर कौन से सॉफ्टवेयर बनाए गए, नो कोड सॉफ्टवेयर।
तो नो कोड मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर है। नो कोड का मतलब है आपको कोडिंग नहीं करनी, आपको सॉफ्टवेयर सीखना है, वो सॉफ्टवेयर जो आगे आपके लिए कोड करेगा, वो सीखना ज्यादा इजी है, वो सीखना ज्यादा इजी है। अरे बात समझ में? ठीक है जी, राइट। तो नो कोड मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर है। नो कोड है जैसे वर्डप्रेस है, शॉपिफाई है, विक्स है, ठीक है जी, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर मार्केट में है। ठीक है जी, ज्यादातर हम वर्डप्रेस या शॉपिफाई की बात करते हैं क्योंकि ज्यादा मार्केट में ये चलता है, उनसे भी ज्यादा वर्डप्रेस चलता है। ठीक है जी। सो नो कोड सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जहां पे हमें सॉफ्टवेयर की बस ट्रेनिंग लेनी है कि वो सॉफ्टवेयर को हमें इंस्ट्रक्शन कैसे देनी है कि वो हमारी वेबसाइट बनाए, और वो इंस्ट्रक्शन सिंपल लैंग्वेज में होती है थ्रू ड्रैग एंड ड्रॉप मोड। कौन से मोड में? ड्रैग एंड ड्रॉप मोड। आपको खुद कोड नहीं लिखना, आपको चीजों को ड्रैग कर देना। मुझे यहाँ पे हेडिंग चाहिए तो सॉफ्टवेयर में ना पैनल बना होगा हेडिंग, हेडिंग को ड्रैग करके छोड़ दिया, उससे अपने आप पीछे कोडिंग कर देंगे और आपका हेडिंग लग जाएगा। अरे बात समझ में? नीचे उन्होंने लिखा होना कौन सा कलर, कलर क्लिक करोगे कलर लिस्ट खुल जाएगी, आपने कलर सेलेक्ट किया, पीछे से अपने आप CSS लगा देनी है। तो आपको नहीं सीखना कि मुझे कलर चेंज करना है तो उसकी क्या कोडिंग है। समझ में आ गई बात? तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? नो कोड एप्लीकेशन। क्लियर होगी बात? ठीक है जी। सो नो कोड का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? जो उसका डिसएडवांटेज था कोडिंग का, कोई टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं चाहिए। और इसको दो तरीके से देखो, कोई कोई मुझे टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं चाहिए, दो चीजों से इंपॉर्टेंट है। पहला कि लेट्स सपोज आप लोगों के लिए कि मुझे भी एक फ्रीलांसिंग करनी है, कोई काम करना है, तो यार मैं कुछ ऐसा सीख लूं, मेरी बैकग्राउंड नहीं है, जिससे मेरी अर्निंग हो जाए। ठीक है। दूसरा, एंटरप्रेन्योर पॉइंट ऑफ व्यू से समझो। सो एंटरप्रेन्योर कहते हैं यार मेरे दिमाग में कुछ आया है, तो मैं क्यों किसी और के ऊपर डिपेंड रहूं कि वो बनाए, मैं खुद ही बना लूं, क्योंकि जो मेरा दिमाग है मैं बनाऊंगा तो 90% बन जाएगा। जब आप किसी से बनवाते हो तो क्या होता है, लेट्स मैं तुमसे कोई काम करवाना चाहता हूं तो मैं तुम्हें 100% एक्सप्लेन करूंगा, तुम 90 to 80% समझोगे, चाहे जितने मर्जी जीनियस हो जाओ, 90 to 80% समझोगे। जब बनाओगे तो 70 to 60% बनता है। अरे बात समझ में? ठीक है जी। हम घर बनवाते हैं ना या कोई चीज बनाते हैं, हम अपने दिमाग में बड़ी अच्छी एक एक्सपेक्टेशन ले आते हैं, तो जब वो बनती है हमेशा एग्जैक्टली वो चीज नहीं होती, एलिगेंस नहीं होती, क्योंकि आपने पहले समझाया, उसमें गैप आता है, फिर जो कर रहा है उसके काम में गैप आता है। समझ में आ गई बात? ठीक है जी। तो एंटरप्रेन्योर कहता है यार मुझे क्यों ना इस सिंपल सा सॉफ्टवेयर है मैं ही 2 हफ्ते लगा के सीख लूं, मैं यूट्यूब पे वीडियो देखूं या कोई कोर्स कर लूं, 1-2 हफ्ते का फटाफट सीख लूं। ठीक है जी, राइट। तो उसकी टेक्निकल डिपेंडेंसी नहीं रही। अब क्योंकि इसमें जो है सॉफ्टवेयर बड़ा सिंपल होता है, तो सॉफ्टवेयर जो है उसका टाइम बच जाता है। ठीक है जी, राइट। आपका जो स्केड्यूल है वो बच गया। जो वेबसाइट 3 महीने में बन रही थी, अब वो आप 2 या 3 हफ्ते में बना रहे। कुछ केसेस में तो 1 हफ्ते में बन जाती है, अगर स्टैटिक हो तो। क्या हो तो? स्टैटिक वेबसाइट है 1-1.5 हफ्ते में बना सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप कुछ और नहीं कर रहे 1 हफ्ते में बन जाएगी। तो टाइम वाली प्रॉब्लम, अब टाइम वाली प्रॉब्लम सॉल्व हुई, तो अपने आप अगर टाइम कम लग रहा है, लोग कम लग रहे हैं, एक ही बंदा करी जा रहा है काम, तो बजट भी अपने आप कम हो गया। वो 1.5 लाख वाली वेबसाइट 20-25-30 हज़ार पे आ गई। तो अब एक स्मॉल बिजनेसमैन भी उसे क्या कर पा रहा? समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? ठीक है जी, राइट। और डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि इसमें सेट ऑफ टेम्पलेट्स होते हैं, डिजाइन्स, तो आप बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी नहीं कर सकते कि आपको लगे कि यार मैं कुछ ऐसा क्रिएट कर लूं जो, जैसे मैंने कहा टेक्नोलॉजी जहां तक अचीव की है, तो वो पॉसिबल नहीं। बट 90% वेबसाइट्स आपकी बन जाती हैं। जब मैं कहता हूं 90%, तो आप लोगों ने 90% के एरिया में रहना है अभी अगले 10-15 साल तक, जब तक आप एक लेवल अचीव नहीं करते। समझ में आ रही है बात? ठीक है जी, राइट। तो जो आप सोचोगे कि मैं ई कॉमर्स में क्या चाहिए, मुझे ई कॉमर्स में चाहिए प्रोडक्ट कार्ट में ऐड हो जाए, डिस्काउंट कूपन लग जाए, पेमेंट हो जाए जीपे, वो सारा काम इसमें हो जाएगा। तो नॉर्मली जो एक बंदे को चाहिए होता है वेबसाइट में, वो आप नो कोड के थ्रू भी बना पाते हो। तो जब मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं ना कि डिसएडवांटेज है कि लिमिटेड है, तो उसको इतना भी लिमिटेड मत सोचना जितना भी मैंने वर्ड यूज किया। अरे बात समझ में? ठीक है जी, राइट। जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते हो, अब वो डिफरेंस जो है वो ब्लर होता जा रहा है। अब ये प्लेटफॉर्म्स ने भी अपने आप को बहुत क्रिएटिव कर लिया है।
ठीक है जी, राइट। इन्होंने भी आपको बहुत सारी ऐसी चीजें दे दी है कि आप और वेबसाइट्स को अपनी तरफ से बना सकते हैं। सो क्लियर है? सो वेबसाइट कैसे बनेगी, या कोडिंग के थ्रू या नो कोड के थ्रू, बट अल्टीमेटली कोड होना ही होना है, बनेगी कोडिंग में। ठीक है जी, राइट। कोई डाउट अभी यहां तक बचा? तो सेकंड स्टेप, कल हमें पता लग गया कितने तरह की वेबसाइट होती है, आज हमें पता लग गया कि वेबसाइट कैसे बनती है, क्या लैंग्वेजेस होती है। ठीक है, हमने इन दोनों में से क्या ऑप्ट किया? नो कोड। ठीक है जी, राइट। कुछ भी ऑप्ट किया, कोड या नो कोड। तीसरा स्टेप क्या है? वेबसाइट अब बना ली हमने। अब मान के चलो हमने वेबसाइट बना ली है अपने लैपटॉप पे। ठीक है जी, अब हम चाहते हैं कि लोग वेबसाइट देखें। आ रही है बात समझ में? लोग अपने घर पे बैठ के वेबसाइट देखें। तो अब हम लाइव कैसे करेंगे? अब लाइव करने के लिए हमें वेब होस्टिंग करनी है। क्या करनी है? जब वेबसाइट आपके लैपटॉप में है तो आप ही सिर्फ देख सकते हो। आपने बनाई, आपने साथ साथ टेस्ट कर ली, कोई और अपने घर पे बैठ के उसे नहीं देख सकता। तो पहले आपको अपने कंप्यूटर को वेब होस्टिंग बनाना पड़ेगा, जो आप नहीं बना सकते, जो आप दो बना सकते हो बट वाइबल नहीं है, दो कारणों से। पहला, जो कंप्यूटर वेब होस्टिंग बनेगा, वेब होस्टिंग मतलब ऐसा कंप्यूटर जो बाकी लोगों को आपकी वेबसाइट दिखाएगा। ठीक है जी, जो कंप्यूटर वेब होस्टिंग बनेगा उसके पास दो चीजों का होना बहुत जरूरी है। पहला, उसके पास वो 24 घंटे चलना चाहिए, वो बंद नहीं हो सकता। आप ये नहीं कह सकते मैं रात को सोने लगी हूँ लैपटॉप बंद कर दो, कोई और वेबसाइट देख रहा है तो उसको तो कहां से दिखेगी वेबसाइट? तो जिसपे होस्टिंग होनी है वो कंप्यूटर कभी बंद नहीं हो सकता, और आपके लैपटॉप ऐसे नहीं बने जो कभी बंद ना। अब 8 घंटे चला लो, फिर आप एक बार कहते हो मैं रीस्टार्ट कर लिया। रीस्टार्ट का मतलब आपके केस में है 20 से 30 सेकंड। 20 से 30 सेकंड इंस्टाग्राम बंद हो जाए, पूरी दुनिया में ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। अमेजन के एक सेकंड में जब सेल होती है तो अमेजन पर सेकंड 2 से 3 लाख की सेल कर रहा है, सिर्फ एक नॉर्थ इंडिया रीजन में। और क्योंकि उनके कंप्यूटर बड़े होते हैं, अगर वो रीस्टार्ट होते हैं तो 3 से 4 मिनट लेंगे। अगर एज्यूमिंग उनका कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाए तो 4 मल्टीप्लाई में उतने लाख मल्टीप्लाई कर लो, उतना उतना नुकसान हो गया। अरे बात समझ में? क्या आप प्रेफर करोगे कि नेटफ्लिक्स चलते चलते बार बार बंद हो जाए क्योंकि उनका सिस्टम बार बार रीस्टार्ट होगा? ठीक है जी, तो पहली बात तो जिस कंप्यूटर में आपकी वेबसाइट होनी है वो कंप्यूटर कभी बंद क्लोज नहीं हो सकता, उसको 24 घंटे चलना है। ठीक है जी, और हमारे लैपटॉप हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से इतने कैपेबल नहीं है, क्योंकि इनके अंदर जितनी रैम है, जितनी हार्ड डिस्क है, ठीक है जी, राइट, वो सिर्फ एक बंदे के लिए है। सो मेरे लैपटॉप पे 8 GB रैम चाहिए मुझे। फेसबुक को पर मिनट 9 मिलियन लोग यूज करते हैं, 90 लाख। तो फेसबुक के कंप्यूटर को कितनी रैम चाहिए होगी? अब अपनी सारे फोटोज वगैरह उसके कंप्यूटर में डाल देते हो ना, तो उसको कितनी रैम और हार्ड डिस्क चाहिए? अरे बात समझ में? तो जो उनके कंप्यूटर है ना, उनमें पूरी बिल्डिंग होती है रैम और हार्ड डिस्क से बड़ी हुई। ठीक है जी, शायद मैंने पहले दिन भी बताया दिखाया था, बट मैं फिर भी आपको दिखाऊं, जहाँ पे हमने एक वर्ड यूज किया था, डेटा सेंटर। तो ये डेटा सेंटर, इसमें तुम्हें गूगल का डेटा सेंटर, ठीक है, ये होते हैं। ये पूरी बिल्डिंग में ऐसे कंप्यूटर, ठीक है जी, ये फ्लोर के फ्लोर है, ये आप एक फ्लोर का सिर्फ एक हिस्सा देख रहे हैं। ये हार्ड डिस्क और रैम है इतनी, आपका डेटा कहाँ जाके स्टोर हो रहा है? आप तो 1 मिनट में दिल करता है सेल्फी लेते हो, इंस्टाग्राम पे अपलोड कर लेते हो। तो जब आप अपलोड करते हो उसका मतलब क्या है कि मेरे मोबाइल पे ना हो, इंस्टाग्राम के कंप्यूटर में जाके स्टोर हो। तो दुनिया में कितने लोग अपनी फोटो वीडियो रील्स अपलोड कर रहे हैं, तो कहाँ जाके स्टोर होंगी भाई? उनकी हार्ड डिस्क में होगी ना। तो उनके पास आपके कंप्यूटर की तरह एक हार्ड डिस्क नहीं होगी। गूगल ड्राइव, ईमेल, यूट्यूब पे जो आप वीडियो देख रहे हो वो सब इधर स्टोर होती है। ये पूरी बिल्डिंग जो होती है एक शहर जितनी होती है, उन्होंने पूरा का पूरा विलेज एक्वायर किया होता है।
ठीक है जी, और हर फ्लोर के अंदर ये उनका डेटा स्टोर हो रहा है, डेटा सेंटर पे जा रहा है। कहाँ जा रहा है? डेटा सेंटर से। डेटा सेंटर से आ रही बात समझ में? ठीक है जी, राइट। तो हमारे सिस्टम इतने कैपेबल नहीं है कि होस्टिंग कर सके चीजों की, ना ही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कैपेबल है। हमारे पास कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडोज 7, 8 या मैक। ये सिंगल पर्सन के लिए बनाया गया है। किसके लिए बनाया गया? एक बंदा एक टाइम पे काम कर सकता है, एक से ज्यादा भी कर सकते हैं। अगर मेरे सेंटर में नेटवर्किंग है, नेटवर्किंग समझते हो, वायर्स लगी होती है, तो मेरे एम्प्लॉयज मेरा लैपटॉप यूज कर सकते हैं अपने लैपटॉप पे बैठे बैठे। बट एक टाइम पे कितने? 5, 6, 7, 8, 10। जब इससे ज्यादा होंगे तो मेरा सिस्टम बैठ जाएगा। आप देखते हो रिजल्ट वाले दिन, जिस दिन आता है पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड का या सीबीएसई का, क्या हाल होता है? रिफ्रेश, क्योंकि उनके ऊपर बर्डन पड़ रहा है ना। उन्होंने भी जो कंप्यूटर लगाया वो इतना कैपेबल नहीं है, बट वो जानते हुए भी पैसा नहीं खर्चेंगे, क्योंकि उनको वो साल में एक दिन बर्डन आता है बस। क्योंकि सर्वर लगाना, एक नया कंप्यूटर लगाना मतलब करोड़ों का खर्चा। आ रही बात समझ में? तो हमारे पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है कि एक टाइम पे बहुत सारे लोग हमारी वेबसाइट को 24 घंटे क्या कर सकें? यूज कर सकें। आ रही बात समझ में? तो फिर हम क्या करते हैं? हम रेंट पे जगह लेते हैं। इन कंपनीज को हम बोलते हैं होस्टिंग कंपनीज। क्या बोलते हैं? होस्टिंग कंपनीज। तो जब हमारी वेबसाइट बन जाएगी, हम किनके पास जाएंगे? उनको हम पैसे देंगे और वो कहेंगे कि अपनी वेबसाइट हमारे कंप्यूटर में डाल दो, हम चलाएंगे, क्योंकि उनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है उन्हीं के पास है। ये वर्डप्रेस, ये सॉफ्टवेयर है, ये तो सॉफ्टवेयर है ना, इनमें हम बनाएंगे, बनाने के बाद चलाने के लिए हमें उनको देना है ना, तो उससे हमारी फीस चार्ज करते हैं, वो हमसे फीस चार्ज करते हैं। ठीक है जी, राइट। तो दूसरा काम, हमने वेबसाइट जब बना ली तो क्या करनी है? होस्टिंग। हर कंट्री में अलग कंपनीज होंगी होस्टिंग की, तो आप ढूंढोगे कि मैं कौन सी होस्टिंग कंपनी का प्लान लूंगा, फिर आप प्लान स्टडी करते हैं। ठीक है जी, कि कौन सा प्लान सस्ता है, कौन सा महंगा है, कौन सा मेरे लिए है। ठीक है जी। तो कौन कौन सी कंपनी, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, इंडिया में अगर वेबसाइट बनानी है तो हम प्रेफर करते हैं होस्टिंगर या गोडैडी। आपने ऐड भी देखी होगी गोडैडी पे अपनी वेबसाइट बनानी, तो ये होस्टिंग कंपनीज है। ये क्या है? होस्टिंग कंपनी। तो चलो चलते हैं, जैसे मैं अभी गूगल पे चलता हूँ, ध्यान से देखना। तो मैं गूगल पे जाके यहाँ पे क्या टाइप कर रहा हूँ? वेब होस्टिंग। क्या टाइप कर रहा हूँ? वेब होस्टिंग इंडिया, क्योंकि मेरा क्लाइंट इंडिया का है तो मैं उसे इंडिया में ही दूंगा। तो देखो आ गया ना, होस्टिंगर, ब्लू होस्ट, होस्टगेटर, गोडैडी। तो ये कंपनीज है जो हमें कहते हैं कि आप हमारी कंप्यूटर में या आप हमारा प्लान ले लो, हम आपकी वेबसाइट को रन करें। क्लियर है? तो जैसे मैं इनमें से एक वेबसाइट ऑन करता हूँ, होस्टिंगर ऑन कर दी। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आ रही है, कौन सी? वेब होस्टिंग आ रही है। ठीक है जी, राइट। यहाँ पे वर्डप्रेस होस्टिंग भी आ रही है। दोनों सेम चीजें हैं, मार्केटिंग तरफ से उन्होंने अलग अलग नाम लिखे, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि वर्डप्रेस ही वेबसाइट डेवलपमेंट है। ठीक है जी, राइट। तो उन्होंने मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अलग नाम लिख दिया, वर्डप्रेस काम सेम ही है। ठीक है जी, राइट। तो अब आप जैसे ही नीचे आओगे, देखो प्लान्स आ गए, आ रहे ना प्लान्स। तो क्या प्लान्स आ रहे हैं? 69 रुपीज पर मंथ, 149 रुपीज पर मंथ, 249 रुपीज पर मंथ, 700 रुपीज पर मंथ। तो हम अपनी जरूरत के हिसाब से देखते हैं कि कौन सी वेब प्लान हमारे लिए ठीक रहेगा। आ रही बात समझ में? तो नीचे तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। अब हम टीवी भी लेने जाते हैं तो उसका ब्रोशर पकड़ा देते हैं, 100 चीजें लगी हैं। मोबाइल में भी हम उसमें से मेन मेन चीजें उठा लेते हैं, मेगापिक्सल कितना है, रैम कितनी है, स्टोरेज कितनी है, 3-4 चीजें उठाते लेते वक्त। वैसे ही होस्टिंग लेते वक्त 3-4 चीजें देखनी है। कौन सी चीजें देखनी है? सबसे पहले, एक प्लान पे कितनी वेबसाइट्स बना सकते हैं, एक प्लान में कितनी वेबसाइट्स होस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, राइट। तो जैसे यहाँ पे 66 आ रहा है, तो क्या लिखा हुआ है? एक प्लान में एक वेबसाइट। यहाँ पे 149 आ रहा है, क्या लिखा हुआ है? 100 का मतलब है 7 से 8। मार्केटिंग में 100 टेक्निकली बना सकते हो, बट बना नहीं पाओगे, स्पेस खत्म हो जाएगी। 100 की वो ऑप्शन देते हैं। ठीक है जी, राइट। लेकिन जैसे तुम्हारी 7-8 वेबसाइट होनी है, पूरी की पूरी स्पेस क्या हो जानी है? फिल हो जानी है। तो आइडियली अगर 100 बोल रहे हैं तो क्या मान के चलो, 7 to 8 वेबसाइट। और अगर पूरी स्पीड में चलानी है तो सिर्फ 2 से 3 वेबसाइट्स।
समझ में आ गई बात? क्लियर है? ठीक है जी, राइट। तो ये पहले पहले प्लान में क्या चेक करते हैं हम कि इस प्लान में मुझे कितनी वेबसाइट्स बनाने को मिलेंगी। क्लियर हो गया यहां तक? दूसरी चीज प्लान में क्या चेक करते हैं, बैकअप वीकली है या डेली है या मंथली है। बैकअप अब क्या है, कई बार जब आप वेबसाइट बनाओगे इनके कंप्यूटर में तो वेबसाइट क्रैश भी होंगी, वेबसाइट क्रैश होती रहती है। अगर वेबसाइट क्रैश होगी तो क्या होगा, सब खत्म। तो हमें उस वेबसाइट का क्या लेना है, या तो मैं रोज बैकअप खुद लूं अपनी वेबसाइट का, तो कई बार हम भूल भी सकते हैं, कई बार कोई और काम भी हो सकता है। तो क्या होस्टिंग वाला हमें ये फीचर दे रहा है कि वो अपने आप मेरा बैकअप लेता है? ठीक है जी, राइट। तो नीचे देखो कहीं ना कहीं बैकअप ऑप्शन आ रही होगी, आ रहा है वीकली बैकअप, डेली डेली आ रहा है। तो कब मैं वीकली लूंगा, कब मैं डेली लूंगा? अगर मेरी वेबसाइट स्टैटिक है जिसके अंदर ज्यादा चेंजेस महीने बाद होने हैं, 2-3 हफ्ते बाद होने हैं, तो फिर वीकली वाला बैकअप ठीक है। एक हफ्ते के बाद वो बैकअप लेता रहेगा, अगर कोई चेंजेस होंगे भी तो आप अगले हफ्ते उसको कर सकते हैं। बट अगर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है जहाँ पे रोज ऑर्डर आ रहे हैं, जहाँ पे रोज पेमेंट्स आ जा रही हैं, ठीक है जी, लेट्स सपोज आज तुम्हारा बैकअप हुआ और तुमने कौन सा प्लान लिया हुआ था, वीकली बैकअप का, तो दैट मीन तुम्हारा अगला बैकअप किस दिन होना है, नेक्स्ट फ्राइडे। और मंडे को तुम्हारी वेबसाइट क्रैश हो गई, तो सैटरडे से लेके संडे या मंडे शाम को, या तो मंडे शाम तक जितने ऑर्डर आए हैं तब आपको उसका डेटा ही नहीं वापस मिलेगा। आ रही बात समझ में? कस्टमर को क्या बोलोगे? क्लियर हो गया? तो ऐसे केस में हमें कौन सी वेबसाइट बैकअप प्लान ढूंढना है, डेली बैकअप प्लान। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम समझने में? तो 3 चीजें मैं आपको बता रहा हूं, हमेशा याद रखना जो आपने होस्टिंग में देखनी है। पहले, कितनी वेबसाइट्स एक प्लान में हम बना सकते हैं। दूसरा, बैकअप डेली है या वीकली। और तीसरा, क्या हमें एसएसएल मिल रहा है या हमें अलग से लेना पड़ेगा। एसएसएल लेना कंपलसरी है। तो एसएसएल क्या होता है पता किसी को? स्कूल में सिखाते हैं, 10th 11th 9th में अगर किसी कंप्यूटर की बुक पढ़ी हो, कंप्यूटर फंडामेंटल्स की, तो उसमें होता है। ठीक है जी, राइट। सिक्योर सॉकेट लेयर। ठीक है जी, राइट। तो जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो, जब भी कोई आप वेबसाइट ओपन करोगे, आप बड़े ध्यान से देखना, जब आप ब्राउजर पे जाओगे ना, यहाँ पे एक वर्ड लिखा आता है HTTPS। अगर यहाँ पे सिर्फ HTTP लिखा आ रहा है तो दैट मीन दैट वेबसाइट इज नॉट सिक्योर। अगर आप उस वेबसाइट में अपना कोई डेटा फीड कर रहे हो तो क्यों? क्योंकि 2 लोग इन्वॉल्व होते हैं, एक आप जो वेबसाइट देख रहा है और एक जिसके पास वेबसाइट स्टोर है। तो जब आप कोई चीज मांगते हो या कुछ टाइप करके भेज रहे हो, सबमिट करके, क्रेडिट कार्ड नंबर, पासवर्ड, कुछ भी, तो जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है नेट पे, उसके पीछे हैकर्स बैठे होते हैं जो मैन इन द मिडल अटैक करते हैं। मैन इन द मिडल अटैक, वो सब देख रहे हैं कि आप क्या सेंड कर रहे हैं। तो जब HTTP लिखा होता है तो इसका मतलब है आपके कंप्यूटर में कोई सिक्योरिटी नहीं है। जितना भी डेटा जा रहा है, पासवर्ड, OTP, स्टार स्टार तो आ रहे हैं, लेकिन पीछे वो हैकर पढ़ पा रहा है। आधी बात समझ में? SSL एक सर्टिफिकेट होता है, सिक्योरिटी सर्टिफिकेट, जो आपके डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है जब डेटा ट्रांसफर होता है। तो जब डेटा ट्रांसफर हो रहा होगा तो अगर हैकर पढ़ भी ले तो 90% हैकर्स को समझ में नहीं है। 10% तो फिर भी बाजी मार लेनी है, बट 90% को समझ में नहीं आएगा। आ रही है बात समझ? क्लियर है? तो जिन जिन वेबसाइट के आगे HTTPS आता है तो मतलब है वो सिक्योर SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल है वेबसाइट में। आपका जितना डेटा क्लाइंट का जब वो सबमिट करेगा वो एज अ सिक्योरिटी जाएगा। अगर आपने SSL नहीं लिया तो कई बार आप देखते हो कि आप गूगल क्रोम में कोई वेबसाइट खोलो, वो लिख देता है दिस वेबसाइट इज नॉट सिक्योर। कई बार तो ब्राउजर से ही नहीं अपनी वेबसाइट खोलनी, तो क्लाइंट के दिमाग में क्या इमेज जाएगी? आ रही बात समझ में? ठीक है जी, राइट। तो तीसरा हमने क्या देखना है कि प्लान में है या, तो ऑप्शन नहीं है। अगर नहीं दे रही होस्टिंग कंपनी तो हमें खरीदना ही पड़ना है, अगर है तो अच्छी बात है। ठीक है जी, राइट। तो जैसे इनके प्लान में हम गए और यहाँ पे देखो कहीं पे SSL आ जाना चाहिए, मेरे ख्याल से आएगा, ये आ रहा है अनलिमिटेड फ्री SSL। क्लियर होगी बात? ठीक है जी। तो एज्यूमिंग मैंने देखा और मैंने ये वाला प्लान लिया,
ठीक है, 149 वाला, ठीक है जी राइट। तो ये 149 रुपीज नहीं है, ये 5 ज्यादा महंगा है। ये 149 तब चार्ज करेगा, आगे जाके देखोगे जब वो कहता है 4 साल का खरीदोगे। अगर 1 साल का खरीदते हो तो वो रेगुलर चार्जेस ही लगाएगा, ठीक है जी। अब हम आगे चले गए, देखो क्या बोल रहा है, 48 मंथ्स का लोगे तो क्या चार्ज करूंगा, अदरवाइज क्या चार्ज करूंगा, 1 साल का लोगे। क्लाइंट नॉर्मली 1 साल का लेते हैं प्लान पहले, क्योंकि पंजाब में जो फॉरेन के क्लाइंट और इंडियन के क्लाइंट्स के साथ जब हमने काम किया है ना, फॉरेन के क्लाइंट 4-5 साल का लेते हैं, इंडियन क्लाइंट 1 साल का। उसको अपने प्रोडक्ट पे यकीन नहीं होता कि अगले साल चलानी है कि नहीं वेबसाइट। और जब आप अगले साल इसे रिन्यू करोगे तो ये और महंगा पड़ेगा। अभी जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 12 मंथ, ठीक है, ये कितने का पड़ा मुझे, 3000, मैं खुश हो गया। अगले साल ये मुझे कितने का पड़ना है, 379। अब बड़े ध्यान से देखना, अब इसे 4 साल के साथ कंपेयर करते हैं। सो 379 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना हो गया, 4544 एंड मल्टीप्लाई बाय 3 साल, 1 साल का तो मैं ले चुका हूं। अगर लेट्स सपोज अज्यूमिंग मैं 4 साल के लिए चलाता हूं वेबसाइट, अज्यूमिंग ये कितना हो गया, 13644 प्लस ये कितना है, 3104, 3101। आ रही है बात समझ में? तो टोटल 4 साल का मुझे कितने का पड़ा, 16,000 पर। अगर मैं पहले ही 4 ईयर का ले लेता तो मुझे कितने का पड़ रहा है, समझ में आ रही है बात? ये हम क्लाइंट को समझाते हैं, फॉरेन वाले को तो समझ ही नहीं, पहले से पता होता है, उनको रिसर्च करके आए होते हैं। इंडियन वालों को समझाना पड़ा, वो कहते नहीं यार साल का ही लगाओ, तो हम साल का लेते हैं। बट आपको पता होना चाहिए कि प्राइसिंग का डिफरेंस आएगा जब अगली बार रिन्यू होगा, तो वो कहेगा यार 7,000 रुपया लग गया मेरा, 6,000 रुपया लग गया मेरा। बेटा वही तो प्रॉब्लम है कि ब्रांड के माइंडसेट से नहीं बनाओगे। अगर मैं वेबीफर की कंपनी खोल रहा हूँ, ये सोच ही रहा हूँ कि अगले साल चलेगी कि नहीं चलेगी, तो मैं कहाँ बिजनेस करूंगा। उसकी सर्विस होस्टिंग की अगर अगले साल प्रॉब्लम आती है तो बेटा आप उसको रिफंड कर सकते हो ना यार, उसको जितनी सर्विस देनी है आप उनको अप्लाई करोगे, हमने नहीं कंटिन्यू करना है यार। और ये जो हाँ वही होता है कि एक माइग्रेट करनी है वेबसाइट एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है, नेशनली इंटरनेशनली करना, ये पूरी कंट्री में हर कंट्री में चलेगा, ठीक है। इनका मंथली प्लान भी है, मंथली प्लान तो कोई लेता ही नहीं है, मंथली प्लान कोई नहीं लेता, मिनिमम 1 साल का लेता है। मैं क्यों 600 रुपया भरूंगा भाई 1 महीने का, कोई भी 1 महीने के लिए वेबसाइट ही चलाता था, ठीक है। तो कम से कम कितनी देर के लिए लोग लेते हैं, साल के लिए ले सकते हैं, 2 साल के लिए ले सकते हैं, 4 साल के लिए। अभी मैं उस क्योंकि अभी मैं उस कंसेप्ट में नहीं आया तो मैं बता नहीं रहा आपको, ठीक है जी भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये हमने होस्टिंग प्लान परचेज कर लेना, ठीक है राइट। और उसके बाद आप अपनी वेबसाइट बना पाओगे। यहाँ पे देखो आप अपना आईडी क्रेडिट कार्ड दोगे, ठीक है जी राइट, और वो आपका एक अकाउंट बना देगा, जैसे फेसबुक का बनता है, आईडी और पासवर्ड डालोगे तो निकल आएगा। जैसे मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, लेट मी गो टू होस्टिंगर। मैं होस्टिंगर में जा रहा हूँ और मैं यहाँ पे जाके क्या कर रहा हूँ, लॉगिन, क्योंकि मैंने प्लान ले लिया। अभी मैंने स्टूडेंट्स का प्लान लिया हुआ है तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ, ठीक है जी राइट। तो आप यहाँ पे देखो आ रहा है ना प्रीमियम होस्टिंग वेबसाइट, ये हमारा प्लान एक्टिव है। तो इसमें कितनी वेबसाइट चल रही है, 2 वेबसाइट्स, ठीक है। अब मैं इसको लॉग आउट कर लेता हूँ, मैं अपने वेबीफर का आपको दिखाता हूँ। सो यू हैव टू जस्ट वेट। इधर अब अगर आप देखोगे, सो मैं वेबीफर का अकाउंट से लॉग इन कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, देख यहाँ पे आ जाओ, 2 प्लान है होस्टिंग के, ये खत्म हो गया तो फिर दूसरा ले लिया। अरे बात समझ में? तो ये देखो आ रही है 6 वेबसाइट्स, 12 वेबसाइट्स, ये हमारे डोमेन नेम, इन पे भी आऊँगा मैं, वेबसाइट्स पे आऊँगा तो आप यहाँ पे देखोगे ये वेबसाइट्स आ रही है कंपनीज की, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो ये हमारी क्लाइंट्स की वेबसाइट यहाँ पे चल रही है, तो हमारा होस्टिंग प्लान होता है, तो जहाँ पे हम वेबसाइट रन करते हैं। ये क्लियर हो गया? तो सबसे पहली चीज वेबसाइट बनने के बाद आपको क्या परचेज करना है, होस्टिंग, या पहले होस्टिंग परचेज करके वहीं पे सीधा वेबसाइट बना देते हैं। हम सीधा वेबसाइट बना देते हैं होस्टिंग पे, ताकि लाइव टेस्टिंग होती रहे। सो वी डोंट प्रेफर कि पहले अपने कंप्यूटर पे ऑफलाइन बनाओ, क्योंकि वो 10 बार क्रैश होगी। तो हम डायरेक्टली किस पे करते हैं, होस्टिंग पे ही प्रेफर करते हैं।
आप लोगों के कोर्स में आप लोगों को एक एक होस्टिंग मिलेगी 2-3 महीने की, जहाँ पे आप टेस्टिंग कर पाओगे। ठीक है जी, प्रैक्टिस के लिए। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए अब दूसरी चीज मुझे क्या चाहिए। अब होस्टिंग हो गई है, तो अब दूसरी चीज जो मुझे चाहिए कि लोग नाम क्या टाइप करेंगे। एंड वहां पे आपका वो जो वर्ड था वो आया डोमेन नेम। तो हमें एक नाम भी खरीदना है। तो क्या परचेज करना है? नेम। तो वेबसाइट के लिए एक रजिस्टर्ड नेम आप परचेज करते हो। पहले आप चेक करते हो कि वो किसी और ने तो नहीं लिया हुआ, जैसे उस दिन मैंने आपको सिखाया था नेम लिंक्स वगैरह। ठीक है जी, राइट। तो जैसे अब लेट्स सपोज मैं होस्टिंगर पे गया एंड मैंने यहाँ पे जाके डोमेन नेम चाहिए मुझे, सो मैं कहाँ पे चला गया? डोमेन नेम। और यहाँ पे जाके लेट्स सपोज मैंने सर्च किया simranTechMentor.com। लेट्स सपोज, ठीक है जी। तो वो क्या कह रहा है? इट इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। आ रही बात समझ में? ठीक है जी। तो आपको पहले वो नाम ब्रांड के होने चाहिए जो ऑलरेडी यूज्ड ना हो। मैंने लास्ट टाइम ये बोला था ना आप लोगों को। ठीक है जी। तो आप यहाँ पे नाम सोचते हो। ठीक है जी, राइट। सो लेट्स मैं एक नाम यूज कर रहा हूँ studywithus.com। ऑलरेडी रजिस्टर्ड, पूरे वर्ल्ड का मैं। डोमेन नेम कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकता बेटा। वो प्राइसिंग इंडिया में दिखा रहा है आपको, इंडिया के फ्लैग से कोई कनेक्शन नहीं है उसका। ठीक है जी। वो ये आपको बता रहा है कि आप hostinger.in में हो, इंडिया की वेबसाइट पे। ठीक है जी, राइट। वो ये नहीं बता रहा कि इंडिया में अवेलेबल है कि नहीं। पूरी डोमेन नेम वर्ल्ड का होता है। अब ये नहीं कह सकते कि google.com ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड है तो मैं इंडिया में भी google.com ले लूंगा, ऐसा नहीं होता कुछ। एक बार वेबसाइट का नाम बन गया, वो कोई और वेबसाइट नहीं ले सकते जब तक वो एक्सपायर नहीं होता। ठीक है जी, राइट। सो इस तरह से आपको यूज करना है नाम। ठीक है जी। लेट्स स्टडी विद सिमरन। मैं जानबूझ के थोड़ा अजीब सा नाम दे रहा हूँ, ये सस्ता होगा थोड़ा। ठीक है जी। ये आ रहा है 499 रुपीज फर्स्ट ईयर का, उसके बाद रिन्यू हो जाएगा 999 पर ईयर। अब ये 199 का भी हो सकता है, ये 499 का भी हो सकता है, ये 20,000 का भी हो सकता है नाम। डिपेंड करता है। अपना नहीं क्रिएट कर सकते मतलब अपना कैसे कर लोगे? खरीदोगे ही ना, अपना कैसे कर। अब तुम कह लो कि मैं यहाँ इस जमीन पे खाली दिख रही है अपना घर बना लो, आपको गवर्नमेंट से तो खरीदना ही पड़ना है। तो वैसे ही कंपनीज बनी हुई हैं जो आगे बेचती हैं, ये कंपनीज उनसे आगे खरीदती हैं। अब आप फॉर एग्जांपल आप कहते हो मैंने जियो का इंटरनेट यूज कर रहा हूँ या जियो का कनेक्शन यूज कर रहा हूँ या एयरटेल का कर रहा हूँ, वो जियो या एयरटेल का थोड़ा है, उन्होंने भी आगे गवर्नमेंट से खरीदा है। कुछ भी ले लो, अगर वही कोई अगला बंदा ले ले, वो गलती है। वो गलती है आपकी ब्रांड पर्सपेक्टिव से, वो ले तो सकता है बट मैं क्यों कंफ्यूजन क्रिएट करूंगा। तो नॉर्मली जो बड़े ब्रांड होते हैं ना, वो खुद ही रजिस्टर कर लेते हैं सारे नाम अपने नाम से। google.com भी खरीद लूंगा, google.in भी खरीद लूंगा, सारे खुद ही खरीद लूंगा उससे मिलते जुलते, और अपनी वेबसाइट। प्राइसिंग कितना नाउन है फेमस, उसके ऊपर उसकी प्राइसिंग होती है, प्रीमियम होता है। ठीक है जी, राइट। सो इस तरह से आता है। .com सुनने में अच्छा लगता है इसलिए क्योंकि शुरू से, हालांकि इनमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन .com शुरू से होता था तो लोगों ने उसको ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो कोई भी ब्रांड कहता है कि यार नहीं मुझे .com मिलना चाहिए, वही कहीं कोई ब्रांड होता है वो कहता नहीं मुझे लोकेल चाहिए। जैसे न्यूजीलैंड है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कंट्री की। न्यूजीलैंड में जब कोई चीज लोग खरीदते हैं तो वेबसाइट में जरूर देखते हैं .nz हो, क्योंकि उनको वो लोगों को एक सिक्योरिटी आती है देखे कि ये नहीं मेरी कंट्री या लोकल वेबसाइट है तो मैं इनको कांटेक्ट कर सकता हूँ। तो साइकोलॉजी बहुत पार्ट प्ले करती है कई चीजों में। इंडियंस का उल्टा है, .in देख लेंगे यार इंडियन में फेक ही होना, ठीक है, राइट। सो .com की एक इमेज बनी हुई है, .com की एक इमेज बनी हुई है, तो इससे कोई बट टेक्निकली कोई फर्क नहीं पड़ता, वेबसाइट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट इज जस्ट अ ब्रांड साइकोलॉजी, क्या चल रहा है आपका। ठीक है जी। तो आपको एक नाम खरीदना पड़ेगा, बट अगर यहीं पे मैं होस्टिंग में जाऊं तो कई बार आपको होस्टिंग में भी डोमेन नेम फ्री मिल जाता है। ठीक है जी, राइट। जैसे अगर आप यहाँ पे आएंगे तो देखो क्या लिखा हुआ है, 749 के अंदर अगर आपका डोमेन वैल्यू है तो आपको 1 साल के लिए फ्री मिल जाएगा। और ये बात समझ में, प्लान के अंदर भी क्लियर हो गया। ठीक है जी, राइट। तो पहली चीज हमें क्या डिसाइड करना है भैया, फर्स्ट होस्टिंग प्लान, और उसके बाद क्या डिसाइड करना है, डोमेन नेम। ठीक है जी। होस्टिंग प्लान भी अलग अलग तरह के होते हैं। ये जो प्लान अभी आप देख रहे हो इन्हें हम बोलते हैं शेयर्ड होस्टिंग प्लान। क्या बोलते हैं? इसका मतलब है कि पीछे जो होस्टिंगर का कंप्यूटर है
उसमें और भी कंपनी के वेबसाइट उसी कंप्यूटर में है, इसीलिए इतना सस्ता मिल रहा है। ठीक है जी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर्ड होस्टिंग प्लान। सो अगर आपकी वेबसाइट छोटी है, उसका विजिटर 25, 30, 40 हजार ही है महीने का, ठीक है जी राइट, तो आप ये प्लान ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके विजिटर्स बहुत ज्यादा हैं, ठीक है जी, तो उससे क्या होगा कि जैसे तुम्हारे विजिटर्स किसी और वेबसाइट के विजिटर्स बढ़ेंगे, तुम्हारी वेबसाइट स्लो हो जाएगी, तुम्हें पता भी नहीं चला मेरी वेबसाइट क्यों स्लो चल रही है, तुमने कहना मैं तो पूरा पैकेज दिया हुआ है। हुआ क्या होगा कि उसी कंपनी के उसी कंप्यूटर में कोई और वेबसाइट चल रही है जिसके ऊपर ज्यादा यूजर आ गए, तो तुम्हारी वेबसाइट क्या हो गई, आधी बात समझ में। तो अगर आपके पता है कि आपके विजिटर्स बहुत अच्छे हैं, तो यहाँ पे अलग अलग प्लान आते हैं, क्लाउड, वीपीएस होस्टिंग, देखो आ रहा है ना, फॉर लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स, डेडिकेटेड। जैसे अगर आपकी वेबसाइट पे बहुत ज्यादा कस्टमर आ रहे हैं, सो वी प्रेफर दीज प्लान्स, 699 पर मंथ, 999, इस तरह के प्लान्स आते हैं डेडी। ठीक है जी राइट, तो ये क्लाउड स्टार्टअप प्लान है। इसके बाद डेडिकेटेड भी आते हैं, एक कंप्यूटर में एक ही आपकी वेबसाइट से देगी, तो उनके अकॉर्डिंगली भी प्लान्स आते हैं। तो आपको रिक्वायरमेंट को समझ के क्या परचेज करना है, प्लान परचेज करना है। नॉर्मली जितने क्लाइंट्स होते हैं आपके लेवल पे स्मॉल लेवल ही होंगे, तो आपका शेयर्ड होस्टिंग चल जाएगा। लेकिन अगर किसी की ई कॉमर्स वेबसाइट बहुत बड़ी है, जिसके बहुत प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है जी राइट, तो उस केस पे वो डेडिकेटेड या क्लाउड होस्टिंग में जा सकता है। ये बेटा 24 घंटे सपोर्ट होता है इनका, चैटिंग सपोर्ट देखो साथ ही में आ रहा है ना, चैटिंग सपोर्ट चलता है। कोई प्रॉब्लम आएगी वो आएगी, बट वंस इन अ वाइल आएगी। वंस इन अ वाइल का मतलब है हो सकता है साल 2 साल में एक बार ऐसा हो, क्योंकि वो अपनी मेंटेनेंस करते रहते हैं। जैसे इंडिया में है तो रात को करेंगे जब उनको पता है कस्टमर कम होंगे, तो आपको टाइम आता रहता है कि आज रात को हमारी मेंटेनेंस चल रही है, बट वो बहुत कम होगा, आपकी वेबसाइट डाउन नहीं होगी। ठीक है, कई बार आपको बैंक की भी ऐप खोलो ना, लिखा आता है कि मेंटेनेंस टाइम चल रहा है, जिस टाइम पे ट्रांजैक्शन नहीं होगी। ठीक है जी राइट, तो कई बार ऐसा हो जाता है, बट ऐसा नहीं होता। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सॉलिड है बेटा। तुम लोगों ने नहीं ना देखा, शायद हमने देखा हुआ है, हमने वो देखा है टाइम जहाँ पे इंटरनेट एक एक सेकंड के बाद डिस्कनेक्ट होता था। हमारे घरों में डायल अप होते थे, आप लोगों को तो ब्रॉडबैंड मिल गए डायरेक्टली कनेक्ट, हमारे यहाँ पे डायल अप कनेक्शन होते थे, वो 1-2 सेकंड के लिए कुछ ना करो इंटरनेट ब्रेक कर देता था। पहले देखो कितनी बफरिंग होती थी चीजों में, अब हार्डवेयर और टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, अब ये चीजें नॉर्मल हो गई हैं। देखो 2 चीजों में प्रॉब्लम्स हैं, मैं टू बी वेरी फ्रैंक, इसको अदरवाइज मत लेना। एक तो, एक सेकंड में